नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी पर बात करने वाले हैं जो साइज में तो भारत के कई राज्यों से भी छोटा है, लेकिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में उसकी गिनती होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना छोटा सा देश जो चारों तरफ से मुश्किलों और संघर्षों से घिरा था, वो इतनी बड़ी महाशक्ति बना तो बना कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, इस्राइल आज जो कुछ भी है उसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। इसकी कहानी ना संघर्ष की है, अपने घर से निकाले जाने की है और फिर वापस घर लौटने के एक बहुत लंबे सपने की कहानी है। बात है 70 ईस्वी की, जब रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम में यहूदियों के दूसरे मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद यहूदियों को अपनी ही जमीन छोड़कर पूरी दुनिया में बिखरना पड़ा। सोचिए, लगभग 1900 साल तक वो अलग अलग देशों में रहे, जहां उन पर बहुत अत्याचार हुए, भेदभाव हुआ, जिसे एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। और इसी दर्द और बिखराव के बीच 19वीं सदी के आखिर में ज़ायोनिस्ट आंदोलन ने जन्म लिया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, यहूदी लोगों के लिए उनकी पुरानी धरती पर एक देश बनाना। इस आंदोलन को आवाज दी थियोडोर हर्जल ने, जिन्हें मॉडर्न ज़ायोनिज्म का संस्थापक माना जाता है। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, अगर तुम चाहो तो ये कोई सपना नहीं है। बस इसी एक लाइन ने सदियों पुरानी उम्मीद को एक असल राजनीतिक लक्ष्य में बदल दिया। फिर आई 20वीं सदी और उसके साथ कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हुईं जिन्होंने यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए माहौल बना दिया। जो सपना हजारों सालों से देखा जा रहा था, अब वो सच होने वाला था। और वो घटना थी हॉलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदियों का नरसंहार हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया और खुद यहूदी समुदाय को भी ये एहसास हो गया कि उनके लिए एक सुरक्षित देश होना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। सोचिए, 60 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हिटलर के शासन में लगभग 60 लाख यहूदियों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। ये वो भयानक त्रासदी थी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ये साफ कर दिया कि एक अपने देश की मांग अब क्यों इतनी जरूरी हो गई थी। इस सपने को हकीकत बनाने में 3 बड़े मोड़ आए। पहला, 1917 में ब्रिटेन का बैलफोर डिक्लेरेशन, जब एक बड़ी वर्ल्ड पावर ने पहली बार यहूदी देश के आइडिया को सपोर्ट किया। दूसरा, 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान, जिसमें जमीन को एक अरब और एक यहूदी राज्य में बांटने पर वोटिंग हुई। और फिर वो दिन आया, 14 मई 1948, जब इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये आज़ादी की खुशी एक दिन भी ठीक से नहीं मनाई जा सकी, क्योंकि इस नए देश का जन्म सीधे जंग की आग में हुआ, जहां उसे अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ना था। अपनी आज़ादी के ठीक अगले ही दिन आसपास के कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। और बस उसी दिन से नेशनल सिक्योरिटी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, इजराइल की टॉप प्रायोरिटी बन गई। एक ऐसी ज़रूरत जिसने उसके पूरे भविष्य को शेक दिया। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ था 1948 का नया नया बना इजराइल, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, अपनी पहचान के लिए लड़ता हुआ। और दूसरी तरफ है आज का इजराइल, एक रीजनल पावर जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में से एक है। इसी मजबूरी ने वहां मिलिट्री सर्विस को हर नागरिक के लिए जरूरी बना दिया। वाकई ये सफर कमाल का है। और हाँ, मुसाद, ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम सिर्फ जासूसी करना नहीं, बल्कि दुनिया भर में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाना और यहूदी कम्युनिटी की रक्षा करना भी है। मुसाद का खौफ ऐसा है कि कहते हैं वो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालती है। मिलिट्री चुनौतियों से तो निपटना ही था, पर इसराइल के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, वहाँ का भूगोल। देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान था और पानी की भयंकर कमी थी। तो अब देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल को मौके में कैसे बदला। सीधी सी बात है, अपने लोगों का पेट भरने के लिए इजराइल के पास इनोवेशन के सिवा कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी थी जिससे कम से कम पानी और बंजर जमीन पर भी खेती की जा सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया ड्रिप इरिगेशन को। ये इजराइल का वो आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया में खेती करने का तरीका ही बदल दिया। इसमें होता क्या है कि पाइपों के नेटवर्क से पानी सीधा बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है। इससे न पानी की बर्बादी रुकती है और फसल की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है।
और ये आंकड़ा तो आपको हैरान कर देगा। इजराइल अपने 86% गंदे पानी को रिसाइकल करके खेती में इस्तेमाल करता है। ये रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब किसी भी दूसरे देश से बहुत बहुत आगे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे सुरक्षा और पानी की कमी जैसी चुनौतियों ने इजराइल को मजबूत बनाया। अब यही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच देश की इकोनॉमी का इंजन बन गई और उसने इजराइल को एक स्टार्टअप नेशन बना दिया। असल में मुश्किलों से जूझने और उनका हल निकालने की जो आदत बन गई थी, उसी ने वहाँ एक ऐसा कल्चर बनाया जहाँ टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ को खूब बढ़ावा मिला। मतलब हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखा जाने लगा। जो दिमाग देश बचाने में लगता था, वही अब नई नई कंपनियां बनाने में लगने लगा। और नतीजा आपके सामने है। आज इस्राएल में प्रति व्यक्ति स्टार्टअप कंपनियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर भी अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा कंपनियां इस्राएल की ही लिस्टेड हैं। इसे सिलिकॉन वादी भी कहा जाता है, जो सिलिकॉन वैली का ही एक रूप है। तो अगर हम इस पूरे सफर को संक्षेप में समझें तो इजराइल के इतनी शक्तिशाली बनने के पीछे 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने घर लौटने का 2000 साल पुराना जज्बा। दूसरा, देश बचाने की फौजी ज़रूरतें। तीसरा, अपनी कमियों को ही ताकत बनाने वाला इनोवेशन। और चौथा, वहाँ के लोग और उनकी शिक्षा, मतलब ह्यूमन कैपिटल। इस्राएल ने ये तो साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और दिमाग इनोवेटिव हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि संघर्ष और इनोवेशन की ये जो असाधारण कहानी है, ये भविष्य में क्या नया मोड़ लेगी।